सभी को नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। मैं संतोष सर आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपके सामने 31 दिसंबर 2021 का सीडीपी का 15 प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इन 15 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे और मैं आप सभी लोगों से यह विनंती करूंगा कि चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा कमेंट करिएगा ताकि आने वाले वीडियो में हम आपकी मदद कर सकें और कुछ कर सकें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह 31/12/2021 का प्रश्न है, सीटेट का प्रश्न है। सीटेट के प्रश्न में आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पे है विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। देखिए, यह नहीं हो सकता है। एक दूसरे से संबंध होता है सारे विकास, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सारे डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ में वह होते हैं, तो यह होगा नहीं। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है, नहीं। यहाँ पे सारे जो सिद्धांत हैं वह अलग अलग सिद्धांत अलग अलग रूपों में है। चाहे वाइगोस्की को देख लीजिए, चाहे वो आप पियाजे को देख लीजिए, चाहे बंडूरा को देख लीजिए, चाहे जितने भी विकास से संबंधित जो सिद्धांत हैं वह, चाहे आप कोहलबर को देख लीजिए, सारे लोगों ने अपने अपने विकास के नियम उन्होंने अलग अलग बताए। तो यह भी क्या होगा, सही नहीं होगा। या वह कह रहा है बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, यह सही है। वाइगोस्की जी ने इसका सपोर्ट किया हुआ है। वह कहते हैं सोशल कल्चरल इंटरेक्शन से बच्चे का विकास होता है। तो यहाँ पे यह जो है जवाब वह सही हो सकता है, सही है। सभी बच्चों की विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है, नहीं। यह क्या है, यह कह रहा है निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है, नहीं, कहीं न कहीं बाधित होती भी है और निरंतर तो चलती रहती है, बट यह निर्बाध रूप से नहीं होती है। यहाँ कहीं न कहीं इसमें रुकावट भी आती है। तो यह भी जवाब, यह सवाल सही नहीं होगा। तो जवाब क्या है यहाँ पे, 3 है। राइट आंसर है वो 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। यहाँ पे कह रहा है कि तीसरी कक्षा के बच्चे में सूक्ष्म गतिक कौशल का यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे फाइन मोटर स्किल की बात पूछ रहा है। कौन सा मोटर, तो फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल के बारे में बात कर रहा है, क्या होगा। तो दोस्तों के साथ में दौड़ना, देखिए ये ग्रॉस मोटर का ये एग्जाम्पल है, यह सही नहीं होगा, यह ग्रॉस मोटर का एग्जाम्पल है। वहां चलिए और आगे चलते हैं। धागे में मोती पिरोना, तो धागे में मोती कैसे पिरोएंगे। धागे में मोती पिरोने के लिए उसकी मसल्स का जरूरत लगेगी, उंगलियों की जरूरत लगेगी। यहाँ पे यही जवाब क्या होगा, वो सही होगा। सीढ़ियां चढ़ना सही नहीं होगा, खरगोश की तरफ फुदकना भी सही नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने जैसे देखा, ये भी जवाब सही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति पूर्णतः आनुवांशिक है। आनुवांशिक कौन सी प्रवृत्ति पूर्णतः है। यहाँ पे चलिए देखिए, कह रहा है आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल, और इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए आंखों का रंग तो जो है वो पूर्णतः आनुवांशिक होता है। बुद्धि जो है पूर्णतः और अंशतः दोनों होती है। तो यहाँ पे बुद्धि भी होती है, बट उतना सटीक जो है यहाँ पे जवाब, यहाँ कह रहा है पूर्णतः। तो बुद्धि जो है, बुद्धि पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो बुद्धि यहाँ पे पूर्णता में नहीं आएगी। यहाँ पे नैतिक विकास तो होता नहीं, नैतिक विकास वातावरण के रूप में प्रभावित होता है और सामाजिक कौशल भी वातावरण के रूप में प्रभावित होता है। जवाब क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 1 है। सही जवाब जो है वो 1 है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय का सामाजिकरण ... संस्था के रूप में काम कर रहा है। तो विद्यालय जो है वो सामाजिकरण के लिए प्राथमिक रूप नहीं, यहाँ पे परिवार प्राथमिक रूप से काम करता है, संरचनात्मक रूप नहीं। तो परिवार क्या काम करता है, द्वितीय रूप के रूप में काम करता है। तो जवाब क्या होगा, यहाँ पे 3 जो है वह सबसे सही जवाब है, वह क्या है, वह 3 है। 3 यहाँ पे सबसे राइट आंसर होगा, वह 3 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 3 हो गया। चलिए यहाँ पे जवाब क्या हो गया, वह हो गया 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे का जवाब था 3। पांचवा लेते हैं। पांचवा प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास निम्न में से कौन से स्तर पर बच्चा, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की अभिविन्यास को दर्शाता है। यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें हिंज का डायलेमा, हिंज का जो नैतिक दुविधा है उसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे यह 3 रूप में लेके आते हैं। इनके 3 रूप है, एक प्री कन्वेंशनल स्टेज, एक को कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, एक को कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज, एक को कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो यहाँ पे
प्री में 2 होते हैं, यहाँ पे कन्वेंशनल में भी 2 होते हैं और पोस्ट कन्वेंशनल में भी 2 होते हैं। तो 2 होते हैं, तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो क्या कह रहा है, पूर्व पूर्व पारंपरिक स्तर या नहीं होगा, यहाँ पे क्या है वो पारंपरिक स्तर है। जवाब क्या होगा, पारंपरिक स्तर में अच्छा लड़की और अच्छा लड़का बनने की कोशिश होती है। तो जहाँ पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज नहीं होगा, सहयोगी रूप से नैतिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवें प्रश्न पे आते हैं। छठवां प्रश्न देते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि सीता सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। कह रहा है कि वह क्या कर रही है, वह कर रही है सीता साइकिल तो चलाती है, साइकिल चलाना जानती है, उसी के आधार पे वह स्कूटर चलाने में थोड़ा बदलाव कर रही है। तो यहाँ पे उसको कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार का उसको दोष नहीं है, वो कंफ्यूजन और दोष नहीं है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए एजिमिलेशन, एजिमिलेशन जो है वह यहाँ पे कह रहा है एजिमिलेशन। तो एजिमिलेशन यहाँ पे उतना सटीक जो है एजिमिलेशन नहीं होगा, यहाँ पे इक्विबेरियम जो है वह भी नहीं होगा, एजिमिलेशन इक्विबेरियम नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या, होगा एकोमोडेशन। सही जवाब क्या होगा, वो एकोमोडेशन कर रही है। वो क्या कर रही है, वो उसी के आधार पे साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पे वह अब स्कूटर चलाने में वो बदलाव करके स्कूटर चलाने में सीख रही है। अभी क्या होगा, वो होगा एकोमोडेशन। जवाब क्या हुआ, एकोमोडेशन है, उसे कहेंगे समायोजन। समायोजन यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देते हैं। कह रहा है डॉट 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 अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकास होता है। यह जो है पियाजे की बात है। कह रहा है कि इन स्टेज चिल्ड्रेन स्टार्ट यूजिंग सिमियोटिक फंक्शन रैपिडली डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। तो यहाँ पे जो है लैंग्वेज स्किल्स की बात कर रहा है कि वह किस अवस्था में होती है, तो रैपिडली, तो अमूर्त संक्रियात्मक में बच्चे का पूरा भाषा विकास हुआ रहता है। तो यह जो है यहाँ पे यह नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यहाँ पे कह रहा है कि लाक्षणिक कार्य को प्रारंभ करते हुए, यानी कुछ संकेतों को देखते हुए वह जो भाषा का विकास कर रहा है, तो मूर्त संक्रियात्मक भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, होगा पूर्ण संक्रियात्मक। इसे कहेंगे क्या, एफओएस। चौथे को कहेंगे एफओएस, तीसरा है सीओएस, दूसरा है पीओएस, और जो पहला है उसे कहेंगे एसएमएस। तो यह अवस्था में सबसे सटीक जवाब जो है वो कह रहा है, वो 3 कह रहा है। सबसे जो सटीक आंसर है वह तीसरे का, तीसरा जो है वह सबसे सटीक आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, 7वें का जवाब हो गया 3। चलिए 8वां प्रश्न देते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि डॉट 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 में एक अध्यापिका 2 से 4 विद्यार्थियों का एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद करने को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे संवाद की बात हो रही है और एक ग्रुप बना करके संवाद की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, तो संवाद बनाने में क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है अन्योन्य शिक्षण। अन्योन्य शिक्षण को कह रहा है रेसिप्रोकल टीचिंग। सही बात है, रेसिप्रोकल को ही कहते हैं अदल बदल, जिसको कि रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, ले वाइगोस्की जी ने दिया हुआ है। इसके फोल्डिंग का भी जो जवाब है वो उन्होंने ही दिया है। इसको फोल्डिंग में क्या होता है, MKO आता है, मोर नॉलेजेबल अदर आता है। तो यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर की बात नहीं करी जा रही है, MKO की बात नहीं करी जा रही। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रुप बना करके एक दूसरे के साथ में शेयर करने की बात हो रही है। तो शेयर करने में क्या होगा, होगा रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में होता है कि कुछ हम बताएं और कुछ आप बताओ। 2 ग्रुप बन गए, तो एक ग्रुप इसको थोड़ा बताएगा, दूसरा ग्रुप इसको बताएगा। वही कह रहा है कि एक अध्यापिका 2 से 4 विद्यार्थियों का सहयोगी गुट बनाती है और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं, यानी कुछ यह इसको बात करते हैं और कुछ इसको बात करते हैं। इस तरह से यह प्रक्रिया चलती है। तो इसे कहेंगे क्या, अन्योन्य शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग। चलिए इसे कहते हैं अदल बदल शिक्षण भी कहते हैं, इसे अदल बदल शिक्षण भी कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। Which of the following techniques has been proposed by Lev Vygotsky of the primary school children? छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल पर लेव वाइगोस्की ने कौन सी तकनीकी सुझाई है, तो है इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट, इक्विबोरियम या प्रोग्राम लर्निंग। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम लर्निंग जो है वह उन्होंने नहीं दिया हुआ है। प्रोग्राम लर्निंग तो यह जो है स्किनर ने दिया हुआ है। इक्विबोरियम इक्विलिब्रिएशन जो है यह पियाजे जी का सिद्धांत है। रीइंफोर्समेंट यह जो है यह भी स्किनर ने दिया हुआ है, तो यहाँ पे यह भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग का जवाब जो है किसने दिया हुआ है, वो दिया हुआ लेव वाइगोस्की ने। लेव वाइगोस्की अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, जो है इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग किसने दिया हुआ है, यह दिया हुआ लेव वाइगोस्की ने। यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर और मोर इंटेलिजेंट पर्सन की बात होती है। मोर नॉलेजेबल अदर जो है, यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर की बात होती है और यहाँ पे बात होती है मोर इंटेलिजेंस पर्सन इसकी बात होती है, और मोर नॉलेजेबल अदर MKO की बात होती है। मोर नॉलेजेबल अदर और MIP इसकी बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देते हैं। 10वां प्रश्न है कम क्षमता वाले, यहाँ पे जवाब क्या है, प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन।
प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कम क्षमता वाले, या उसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म, या उसे कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सब एक ही नाम है। यहाँ पे कह रहा है कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। नहीं भाई, उपेक्षा क्यों करेंगे? यहाँ पे आपको 30 बच्चे मिलेंगे प्राइमरी एजुकेशन में, तो 30 बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एक टीचर पे 30 बच्चे मिलते हैं। यहाँ पे आप उनको उनकी उपेक्षा नहीं करनी है। कक्षा में प्रजातांत्रिक का कोई स्थान नहीं है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रजातांत्रिक स्थान ही होता है, वहां पे बच्चों का ही बात सुननी है, टीचर का कोई सुनना नहीं है। टीचर बस किसी एक जो है वह बात करेगा एक फैसिलिटेटर के रूप में। विद्यार्थियों की समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। यही जवाब क्या होगा? यह तीसरा होगा। अगला देखते हैं, कक्षा मुख्यतः पाठ केंद्रित होनी चाहिए। नहीं, यह भी नहीं होगा। तो जवाब क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा। सबसे जवाब जो सटीक है वह 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर से। एक प्रश्न हार्वर्ड गार्डनर का देख रहा हूँ, हर जगह आ रहा है। तो हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव व प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की बात को क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाषात्मक बुद्धि, वो कहेंगे शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, या वो उसे कहेंगे अंतर्वैयक्तिक। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? भाषात्मक बुद्धि नहीं है, यहाँ पे शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि नहीं है, यहाँ पे क्या? अंतर्वैयक्तिक। यानी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति क्या करेगा? यहाँ पे किसी व्यक्ति के मनोभावों को समझेगा, और इसी हिसाब से प्रतिक्रिया देगा। जैसे कहेंगे क्या? अंतर्वैयक्तिक। या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक को कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंट्रापर्सनल नहीं होगा, इंट्रापर्सनल अपने में खुद में होता है, तो इंटरपर्सनल होगा। यहाँ पे जवाब क्या है? 3 है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या कहलाता है? जिसमें बहुत सारा प्रश्न आया है। यह जेंडर रूढ़िवादिता की बात करता है। किसकी बात करता है? ये बात करता है जेंडर रूढ़िवादिता की। यहाँ पे जेंडर पहचान नहीं है, जेंडर रूढ़िवादिता। यानी यहाँ पे वो पुराने लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, यहाँ लड़के नहीं रोते हैं, ऐसा बात कि लड़कियां रोती हैं लड़के नहीं रोते, ऐसी बात जो पुराने समय से चली आ रही है उसकी बात है। तो जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित कर रहा है, जेंडर सातव्यता को नहीं, जेंडर समानता को नहीं। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? ये होगा जेंडर रूढ़िवादिता वो है, इसे कहेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। चलिए, ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। चलिए बात है सतत व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, देखिए नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। यह सही है, बिल्कुल यहाँ पे यह सही होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, यह देखिए यह शिक्षकों के लिए बात कर रहा है, वापस से देखते हैं, वापस एक बार रिवीजन करेंगे। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। नहीं, आसान तरीका तो नहीं हो सकता है। तो आगे देखते हैं, अधिगम अध्यापन अधिगम में प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है, यह सही हो सकता है। यहाँ पे यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, यह बिल्कुल सही है। यह पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों के सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। यह जो है यह सभी का आकलन नहीं कर पाता है, यह तो जो है सही है कि हर जगह पे पेपर पेंसिल के रूप में हर जगह पर इसका आकलन नहीं होता है। यहाँ पे देखिए यह भी सही, यह भी सही, यह भी सही हो यहाँ पे जो सटीक जो जवाब हो सकता है वह है यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। निरंतर तो नहीं कर सकते हैं, तो भी यहाँ पे समस्या है। यहाँ पे जो जवाब होगा वो होगा एक यहाँ पे सही हो सकता है जवाब। यहाँ पे वैसे यहाँ पे चौथा और यहाँ पे एक, चौथे और एक में दोनों में यहाँ पे डायलेमा हो सकता है। यह इसको हम कहेंगे पार्शियली, यह होगा पार्शियली जवाब सही, यह होगा कंप्लीटली जवाब सही। तो यहाँ जवाब लेंगे किसको? एक है, यहाँ पे एक जो जवाब हुआ सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न लेते हैं। 14 नंबर का प्रश्न लेते हैं। कह रहा है 14वें प्रश्न में कि एक अध्यापक, यहाँ पे एजर्सन और रीजन दोनों है, यहाँ पे एजर्सन और रीजन को ध्यान में रख करके हमको जवाब देना है। एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषिक विविधता को समझना चाहिए। तर्क कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की एक समरूप गठित करते हैं, यहाँ पे जवाब क्या होगा? यहाँ पहला प्रश्न जो है, पहले को वापस से पढ़ते हैं हम, वापस से एक बार हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा को अध्यापक की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भाषाई विविधता को समझना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, यह तो बिल्कुल सही है, उसे समझना चाहिए कि क्लासरूम में जो हेटेरोजेनिटी है, अलग अलग बच्चे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं उनको समझना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थी एक समूह गठित करते हैं, नहीं, यहाँ पे होमोजेनिटी का क्लासरूम बनता है, यह तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक सही है, दूसरा गलत है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला तो सही यहाँ होगा नहीं, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। ए व्याख्या करता है, सही तो होगा नहीं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं होगा। ये कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत, यही सही होगा। तीसरा जवाब होगा क्या? सही है। चलिए 3 सही हो गया, यहाँ पे जवाब क्या हो गया? 3 हो गया, तीसरा जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं
विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आहपी नाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल करती है, एक योजना बनाती है। उस योजना को क्या कहेंगे? उस योजना को बैनी आपी नाला को यह क्रम क्रम लेके आ रही है, उसी क्रम के आधार पे जो है उसे सीखना है। सीखना तो उसे क्या कहेंगे? उसे जो वो क्या कहेंगे, वो किस प्रकार का वो कर रही है? तो साधन लक्ष्य विश्लेषण, यहाँ पे कह रहा है मीन एंड एनालिसिस, मीन इंड एनालिसिस नहीं होगा, न्यूमोनिक्स। यहाँ पे क्या होगा? ये सही बात है, बिल्कुल वह न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल करेगी, स्मरणोपयोगी। यहाँ पे वह न्यूमोनिक्स इसे कहते हैं, जब वो बेनी आपिनाला जैसे शब्द का यूज करे उसे कहते हैं न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल करना, तो यहाँ पे न्यूमोनिक्स होगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, यहाँ पे यह नहीं होगा, वितरित अभ्यास नहीं होगा, लक्ष्य निर्देशित योजना भी नहीं होगा, गोल डायरेक्टेड स्ट्रेटजी भी नहीं होगी। यहाँ पे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे न्यूमोनिक्स। जहाँ पे ऐसे शब्दों को लेकर के करें, जैसे मैट ही मैट आईसीएस, यहाँ पे कहें मैट ही, यहाँ पे कहें मैट ही मैट, और आईसीएस कहें, एक हम जोड़ दें आईसीएस। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स, मैट ही मैट आईसीएस, मैथमेटिक्स। तो इसको हम अगर जोड़ करके बोल रहे हैं, ये कहेंगे, इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे न्यूमोनिक्स। यहाँ पे देखिए 15 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे होती है समाप्त। 15 प्रश्न हमने सीडीपी के लिए है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने छोटे में लिया है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करिएगा ताकि हमें आने वाले वीडियो बनाने में मदद मिले। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच। हम आपके ऐसे ही निरंतर आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बनाते आएंगे। इसका पार्ट 2 जल्द ही कल आपको मिल जाएगा, पार्ट 2 भी आपका मिल जाएगा। तो 15 प्रश्न यहाँ पे है, 15 प्रश्न पार्ट 2 मिले। सो थैंक यू सो मच।